हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, परमाणु की प्राचीनतम जो अवधारणा थी उसको तीन भारतीय दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, जिसमें महर्षि कणाद, फकुदा, कात्यायन और डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन दार्शनिकों के द्वारा परमाणु के बारे में कुछ तथ्य बताए गए थे, जो कि पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। और इसके बाद से उसी क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए गए थे, एक लेवासिये के द्वारा, एक प्राउस्ट के द्वारा। और उसके बाद लेवासिये का जो नियम था उसमें हम लोग द्रव्यमानों के बारे में पढ़े और द्रव्यमानों के बारे में पढ़े, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पे क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या था कि प्राउस्ट का जो नियम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो यौगिक थे, यौगिकों के अनुपात, स्थिर अनुपात की बात हो रही थी, तो उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये पिछले क्लास की बात रही। ठीक है, आज की जो क्लास होगी, आज की जो क्लास है बहुत बेहतरीन क्लास है। और इस क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें जो मैं बताया ये समझ में आया होगा। अब चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग परमाणु। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु और अणु। परमाणु और अणु को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। किसको पढ़ेंगे? परमाणु। ठीक है, परमाणु को पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परमाणु एटम्स होता है। ओके, अब देखिए कि मैं इसमें परमाणु के बारे में आपको इसकी परिभाषा के तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो समझिएगा कि परमाणु जो होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, भाग ले सके, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि ये क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी इकाई है ये। ठीक है, जो परमाणु है ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। इस पे जोर मैं दे रहा हूं, देखिएगा, ये अभी आगे एक और तथ्य बताने वाला हूं जिससे आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि जो आप क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज रहते हैं अणु और परमाणु के संदर्भ में, तो वो आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला ये पॉइंट मैं बताना, उसको ध्यान से समझिएगा कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। आई होप आपको क्लियर हो गया, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। समझ में आ गया? दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है कि ये स्वतंत्र रूप में क्या होता है? नहीं रह सकता है। बात समझ में आया? परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप में क्या होता है? नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। समझ में? तीसरी जो बात है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो
पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इन सभी को मिला के हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इससे आगे। ठीक है, अब जो परमाणु है, ठीक है, इसी परमाणु में हम लोग परमाणु जो शब्द था, तो ये परमाणु जो शब्द, ठीक है, किस शब्द से लिया गया? मतलब जो एटम था, ठीक है, एटम, तो ये किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है एटमोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? एटमोस शब्द से लिया गया है। जो एटम शब्द है ये एटमोस शब्द से लिया गया है। बात समझ में आया? और इस एटमोस जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है ये क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है। ठीक है, अविभाज्य होता है। आई होप आपको ये समझ में आए। जो ये एटमोस है ना, एटमोस जो है ये इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, डेमोक्रिट्स ने लिया था। ठीक है, तो जो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये एटमोस है ना, इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस एटमोस शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये एटमोस शब्द का प्रयोग जो है, का प्रयोग किसने लिया था? प्रयोग किसने किया था? तो डेमोक्रेटिस ने किया था। डेमोक्रिट्स ने किया था। डेमोक्रिट्स ने किया था। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई, क्योंकि देखिए आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं जो तथ्य बता रहा हूं उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि जो एटम शब्द है ये एटमोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? इस शब्द से, एटमोस शब्द से लिया गया है। लेकिन जो ये एटमोस है इसका अर्थ होता है अविभाज्य। एटमोस शब्द का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। और इस एटमोस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस एटमोस जो शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो डेमोक्रिट्स ने किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे चलते हैं और एटम को समझते हैं। क्या करते हैं? एटम को समझते हैं। ठीक है, एटम को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग एटम को समझते हैं। क्या समझेंगे एटम के बारे में? थोड़ा सा एटम मतलब फिर से लिखेंगे परमाणु। ठीक है, परमाणु। अब परमाणु को फिर से हम लोग समझते हैं कि जो ये परमाणु होता है, ठीक है, इस परमाणु का क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था नहीं होता है। स्वतंत्र। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? परमाणु जो शब्द, परमाणु जो है ये स्वतंत्र नहीं रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और जो ये परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करता है? भाग लेता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? परमाणु भाग लेता है। अब यहां पे समझिएगा कि जो ये परमाणु शब्द है इस शब्द का प्रयोग, परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, परमाणु शब्द के बारे में जिक्र किसने किया था? तो जॉन डाल्टन साहब ने किया था। लेकिन एटमोस शब्द का प्रयोग मतलब परमाणु से रिलेटेड था तो उसको डेमोक्रिट्स ने किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन साहब ने, ठीक है, ये जॉन डाल्टन चाचा थे। ठीक है, जॉन डाल्टन जो चाचा है ये परमाणु जो शब्द था इसका सर्वप्रथम जिक्र इन्होंने ही किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेमोक्रिट्स साहब जो थे ये परमाणु शब्द का खोज किए थे। डेमोक्रिट्स ने परमाणु शब्द का खोज किए थे और ये परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉन डाल्टन चाचा ने किया था। समझ में आ गया? तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसी में कि जो परमाणु होता है, परमाणु का त्रिज्या, ठीक है, परमाणु का त्रिज्या का मापन किसमें करते हैं? तो परमाणु की त्रिज्या का मापन जो होता है, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या का मापन, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या का मापन क्या होता है? त्रिज्या का मापन किसमें करते हैं? तो नैनोमीटर में करते हैं। किसमें करते हैं?
नैनोमीटर में करते हैं। बात समझ में आया? नैनोमीटर में करते हैं। किसमें? परमाणु की त्रिज्या का मापन हम लोग किसमें करते हैं? परमाणु की त्रिज्या का मापन नैनोमीटर में करते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? आगे देखिए 10⁻⁹ मीटर होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण को समझते हैं, सापेक्षिक आकार किनका क्या होता है। तो चलते हैं अगले पेज पे और समझते हैं सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष आकार, सापेक्ष आकार। तो कुछ हम लोग पदार्थ अणुओं का क्या करेंगे, यहाँ पे उसका क्या त्रिज्या का मान होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सापेक्ष आकार, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का आकार जानेंगे। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार, हाइड्रोजन परमाणु का आकार किसमें? त्रिज्या, किस मतलब ये किसमें होगा? मीटर में। किसमें हम लोग जानेंगे? जो परमाणु का आकार होगा वो किसमें जानेंगे? मीटर में जानेंगे। समझ में आया? तो सापेक्ष आकार का मतलब किसमें हम लोग जानेंगे? त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या को किसमें जानेंगे? त्रिज्या को किसमें जान रहे हैं? तो हम लोग ये त्रिज्या जो है इसको किसमें जानेंगे? मीटर में, ठीक है। तो ये इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। तो हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या होगा वह 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या होगा ये 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जल के अणु या पानी के अणु का जो त्रिज्या मीटर में दिया होता है वह कितना होता है? वह होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो पानी का अणु, ठीक है, पानी अणु, ठीक है, पानी का अणु जो होता है वह कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जो अगला है हीमोग्लोबिन अणु में कितना होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन अणु, ठीक है, हीमोग्लोबिन अणु जो होता है इसमें कितना होता है? 10⁻⁸ मीटर होता है। ये समझ में आया? सापेक्ष आकार, त्रिज्या और इसका जो मीटर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन अणु का पूछ लेगा त्रिज्या में मान कितना होता है, पानी अणु का त्रिज्या में मान कितना होता है, हीमोग्लोबिन अणु का मान कितना होता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो है धूल कण, कौन कण? धूल कण, ठीक है, धूल कण या इसको रेत कण भी कह सकते हैं, रेत कण, ठीक है। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 10⁻⁴ मीटर होता है। कितना होता है? धूल कण और रेत कण का मान क्या होता है? 10⁻⁴ होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। चींटी का जो मान होता है वह कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻3 मीटर। यहीं पे हम लोग जो सेब खाते हैं, इस सेब का जो त्रिज्या में मान होता है, परमाणु के त्रिज्या का जो मान होता है वह कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर होता है। आसानी से आप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये कुछ सापेक्ष आकार त्रिज्या के आधार पे था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इस क्लास में आगे चलेंगे। हाँ, तो ये था परमाणु से रिलेटेड त्रिज्या के बारे में समझे। अब यहाँ पे हम लोग अगला जो पॉइंट है ये क्या पढ़ेंगे? हम लोग अणु को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अणु को, ठीक है। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जो होता है ये क्या होता है? इसको समझते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में के मिलने से परमाणु का अणु का निर्माण होता है। समझ में आया? दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से क्या बनता है? अणु बनता है। बात समझ में आया? तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये भी आप कह सकते हैं कि अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे आप क्या कहते हैं?
मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक और बात याद रखिएगा, यह प्रकृति, ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, परमाणुओं को आपस में मिलाकर बनता है, ठीक है, उसे अणु कहते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं समझाया आपको कि क्या होता है, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलकर बनता है, उसे आप क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। या कहते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने पर हमें क्या बनता है, अणु प्राप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, अगला जो लाइन है इसी में, ठीक है, तो यह प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के तरफ, ठीक है। अभी हम लोग ये कंप्लीट कर लिए इसकी परिभाषा को। अब थोड़ा सा हम लोग अणु को समझते हैं, ठीक है, अणु को समझते हैं कि क्या होता है अणु, ठीक है। अणु को आप समझ गए कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे आप अणु कहते हैं। और ये क्या होता है कि अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। यह जो अणु होता है यह स्वतंत्र अवस्था में में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता। दूसरी बात, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता। यह क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसी लाइन को आपको नोट करना है, नहीं लेता है। क्या करता है, नहीं, ठीक है, नहीं लेता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और देखिए जो ये अणु शब्द है, इस अणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इस बात को भी लिख लिए। इस शब्द का, अणु शब्द का, ठीक है, अणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आवोगाद्रो ने किया था। आवोगाद्रो ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अणु शब्द का जो प्रयोग है आवोगाद्रो साहब ने किया था, ठीक है, आवोगाद्रो साहब ने किया था। इस अणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, आवोगाद्रो साहब ने किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए कि अणु जो है, यह बात समझिएगा कि ये भी पदार्थ की क्या है। यहाँ पे ये बताने का लास्ट में मतलब ये था कि ये प्रश्न मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो ये पदार्थ का क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। क्या ये पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई। देखिए मैं अब आपको एक प्रश्न, एक से दो तीन प्रश्न यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर दूंगा, और जो एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न आए हुए हैं, यहां से आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको बता दिया कि जो
पदार्थ, देखिए अणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता है। अणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है। ये बात समझा दिया। अणु शब्द का प्रयोग एवोगाद्रो ने किया था। अब देखिए जो मैं पीछे इस प्रश्न को ले चलता हूं, और देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो ये परमाणु होता है, यह परमाणु जो होता है ये भी क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताया था अभी आपको कुछ देर पहले कि पदार्थ जो होता है यह, इसका इंग्लिश में हम लोग इसको एटम्स कहते हैं। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु जो है ये भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। और अगले पेज पे आइए, और भी हम लोग अणु को भी पढ़े। अणु को जब पढ़े तो यहाँ पे भी पढ़े, ये भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को कि ये जो स्वतंत्र अवस्था है, इस बात को, और रासायनिक वाली बात को, ये आपको भूलना नहीं है। जैसे ही आप इन दोनों बातों को भूलेंगे क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, ये समझिएगा कि जो अणु होता है, ठीक है, परमाणु होता है, इस बात को समझिएगा। जो परमाणु, ठीक है, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु जो होता है ये भी पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई है, इकाई, ठीक है, इकाई होता है। ये भी सबसे छोटा इकाई होता है। देखिए अणु जो होता है ये भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है, छोटा इकाई होता है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये क्या होता है कि ये परमाणु जो होता है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। समझ में आया? ये क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब परमाणु जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है। देखिए ये भाग लेता है, लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये परमाणु और अणु, यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो कैसे पूछेगा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। तो आपको क्या आंसर देना है, स्वतंत्र अवस्था में क्या हो सकती है, नहीं होती है। तो नहीं होती है परमाणु। देखिए प्रश्न यहीं पे बनेगा, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ये परमाणु, अणु, यौगिक तत्व दिया होगा। तो आपको आंसर क्या देना है, परमाणु देना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा था एग्जाम में, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, जिसका मतलब स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो किसका होता है स्वतंत्र अस्तित्व, तो इसका अणु का होता है। बात समझ में आया? तो आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला जो पॉइंट है ये क्या है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, इसको समझिएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत। देखिए ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आपको ये वीडियो दे पाते हैं। और ये जो वीडियो हम लोग देते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो एकदम श्योर एंड सर्टेन फंसने वाला ही है, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, आपके हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं बेहिचक। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो अभी थोड़ा सा चैनल नया होने की वजह से
हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं हो पा रहे, लेकिन थोड़ा सा जब लाइक सब्सक्राइब मिलता है तो थोड़ा सा मनोबल और हाई होता है और वीडियो मतलब पढ़ाने का मन करता है। और जैसे ही लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डिमोरलाइज आदमी हो जाता है और पढ़ाने में क्या होता है, इच्छा नहीं जगती है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग को अगर वीडियो 2-4 मिनट देखते हैं और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करने का प्रयास कीजिए, 2 मिनट का समय निकाल के, 2 सेकंड का, और अपने दोस्तों मित्रों से भी शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। तो आई होप आपको ये बातें जो मैं बताया वो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको समझते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या था, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे थॉमसन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे थॉमसन रदरफोर्ड ने जॉन डाल्टन के सिद्धांतों का खंडन किया था। बात समझिएगा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जे थॉमसन रदरफोर्ड ने जॉन डाल्टन चाचा के सिद्धांतों का क्या किया था, खंडन किया था। और खंडन करके क्या रिजल्ट दिया था इन्होंने, तो ये कुछ रिजल्ट बताए थे। ये बताए थे कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। इन्होंने बताया था क्या, परमाणु विभाज्य है। ये देखिए क्या बता दिए, परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने अगली जो बात बोली थी वो बहुत बेहतरीन लाइन है, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को तो मिलता ही मिलता है। इन्होंने बताया था कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। इन्होंने ये लाइन जो बोला, परमाणु, ठीक है, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूल कणों से मिलकर। तो हम लोग आधुनिक परमाणु सिद्धांत को समझे। एक बार और मैं समझा देता हूं जिससे कि आपका डाउट न रहे इस प्रश्न में। तो ये समझिएगा कि परमाणु का हम लोग तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे थॉमसन रदरफोर्ड ने क्या किया था, जॉन डाल्टन के सिद्धांत का खंडन किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिद्धांत करने के बाद क्या बताया था, तो परमाणु बताया था, परमाणु अविभाज्य कण है। क्या बताया था, परमाणु अविभाज्य क्या है, ये कण है। क्या बताया था, कण है, ये बात बताया था। दूसरी जो बात इन्होंने बताई थी, ये क्या बताया था, परमाणु 3 मूल कण से मिलकर बना है, 3 मूल कण से मिलकर बना है। ये बात इन्होंने बताया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और उसके बाद से वे 3 मूल कण कौन कौन है, इसको भी जान लीजिए कि वह 3 मूल कण कौन कौन है। तो वह है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 के 3 क्या है, मूल कण है। इसके बारे में उन्होंने बताया था। ये कैसा चार्ज रखता है, तो यह निगेटिव चार्ज रखता है। यह कैसा चार्ज रखता है, तो यह पॉजिटिव चार्ज रखता है। और ये क्या होता है, ये उदासीन होता है। यह क्या होता है, उदासीन होता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आया। तो ये देखिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग इनके प्रतीक को समझेंगे। किसको, प्रतीक। पहले इनके प्रतीक को समझेंगे, फिर इनके खोजकर्ता को समझेंगे। क्या समझेंगे, खोजकर्ता को समझेंगे। उसके बाद से इन तीनों के आवेशों को भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग इनके द्रव्यमान को भी समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद से
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन को कैथोड कहा जाता है और प्रोटॉन को एनोड और कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो इन बातों को भी समझेंगे। पहले जो मुख्य बातें हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका प्रतीक क्या होता है, तो ये इसका प्रतीक होता है। प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है, P+ होता है, ठीक है। और उसके बाद से जो ये न्यूट्रॉन होता है इसका प्रतीक क्या होता है, N0 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये है J.J. थॉमसन। कौन है, J.J. थॉमसन, J.J. थॉमसन। ये कब किया, 1897, ठीक है, 1897। जो प्रोटॉन है इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। कौन है, गोल्डस्टीन। गोल्डी मत कहिएगा, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन। ये कब, 1800, ये देखिए यहाँ पे 1897 और उसके बाद से ये होगा 1886। क्या होगा, 1886, ठीक है। तो ये 1886। उसके बाद से आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक। कौन, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। कब, 1932। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आवेश को समझेंगे। तो इसका जो आवेश होगा ये क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका जो आवेश होगा प्रोटॉन का, तो ये होगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। जो न्यूट्रॉन का आवेश होगा वो क्या होगा, 0, मतलब 0 होगा, या आप इसको क्या कह सकते हैं, 0, ठीक है, 0 इसका आवेश होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब द्रव्यमान को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो इसका द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान क्या होता है इसको समझिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। अब ये आपको समझना है कि जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ये इसका द्रव्यमान होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड किरण भी कहते हैं। कैथोड किरण भी कहते हैं, कैथोड किरण भी कहते हैं, ठीक है, कैथोड किरण भी कहते हैं। जो ये प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन को हम लोग एनोड, ठीक है, एनोड या कैनोल किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनोल किरणें भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको समझना पड़ेगा ये और दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको कैथोड किरण कहते हैं, जो प्रोटॉन होता है इसको एनोड या कैनोल किरणें भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब जो ये प्रोटॉन है इस प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वह किसने किया था, प्रोटॉन का नामकरण, ठीक है, नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने किया था। आपको समझ में आ गया कि रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि जैसे कौन कौन से कण
कौन कौन से कण अस्थाई होते हैं और कौन कौन से कण अस्थाई होते हैं, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो ये अस्थाई कण होते हैं। तो यह लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अस्थाई कण है, अस्थाई कण है। बात समझ में आया, अस्थाई कण है। अब उसके बाद से जो अगली लाइन है वो समझिए कि अस्थाई कण कौन है। तो ये पाई जो मेसान है, पाई मेसान, ठीक है, पाई मेसान एक कण है, पाई मेसान एक कण है, पाई मेसान कण ये क्या होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई कण, ठीक है, ये कण है, बात समझ में आ गया। तो ये बातें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन जो है इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता एंडरसन है। कौन है, एंडरसन। कौन है, एंडरसन कब किया था, 1932 के दौरान ही इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। आई होप आपको एक क्लियर हो गया। और ये जो पॉजिट्रॉन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है, मतलब एंटी पार्टिकल ये कण है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद से जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो की जो खोज है यह किसने किया था। तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज जो है, खोज किसने किया था, पाउली ने किया था। किसने किया था, पाउली ने किया था। एक और है ये पाई मेसान की खोज किसने किया था, युकावा ने किया था। युकावा ने इसका खोज किया था। पाई मेसान की खोज युकावा ने किया था और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन 1932 में। पॉजिट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल्स कण है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं और कुछ और टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। ये जो अगला पॉइंट है यह एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है और इसको समझिए। तत्व के परमाणुओं के संकेत और प्रतीक, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के परमाणुओं के संकेत या प्रतीक, ठीक है, संकेत कहिए या प्रतीक। तो देखिए तत्वों के परमाणुओं के संकेत या प्रतीक को समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए किसी भी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, ठीक है, किसी भी तत्व के नाम के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, ठीक है, चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक या संकेत कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाम के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को ही मतलब चिन्ह को ही हम लोग प्रतीक करते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि तत्वों के नाम के स्थान पे क्या होता है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह के स्थान पर क्या होता है, चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, चिन्ह के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, संकेत का प्रयोग। चिन्ह के स्थान पर संकेत, चिन्ह के स्थान पर क्या करते हैं, जो चिन्ह होता है उसके स्थान पे हम लोग किसी चीज का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, प्रतीक या संकेत या प्रतीक कहलाता है, ठीक है। तो चिन्ह के स्थान पे, तो वो जो चिन्ह होता है उस मतलब जो, देखिए बात समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह के ही संकेत या प्रतीक कहते हैं। चिन्ह को ही
प्रतीक या संकेत कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए चिन्ह के स्थान पे मैं लिख दिया हूं, चिन्ह के स्थान पे, ठीक है। मतलब किसी भी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होगा जो चिन्ह, ठीक है, जो चिन्ह प्रयुक्त होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संकेत या प्रतीक बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसको 3 आधारों पे बताया गया है। तो सबसे पहले कि बताया गया है तत्वों के प्राचीन प्रतीक, ठीक है, तत्वों के प्राचीन प्रतीकों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के प्राचीन प्रतीक, ठीक है। उसके बाद से तत्वों के, ठीक है, तत्वों के डाल्टन प्रतीक, डाल्टन सामने कुछ प्रतीक दिए थे, प्रतीक, ठीक है। उसके बाद से तत्वों के आधुनिक प्रतीक, तत्वों के आधुनिक प्रतीक, ठीक है, तत्वों के आधुनिक प्रतीक। इसी में हम लोग कुछ लैटिन वर्ड्स वाले प्रतीक को भी पढ़ेंगे, ठीक है। लैटिन नाम वाले तत्वों को देखेंगे, तत्वों को पढ़ेंगे, देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तत्वों के प्राचीन नाम से, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के, ठीक है, तत्वों के प्राचीन प्रतीक, तत्वों के प्राचीन प्रतीक। तो तत्वों के प्राचीन प्रतीक को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या था कि प्राचीन दार्शनिक और कामी यागरो, ठीक है, ठीक है, प्राचीन दार्शनिक और कामी यागरो ने तत्वों के प्रतीक को सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के चित्रों के आधार पर बनाया, ठीक है। ये बात समझिएगा कि जो हमारे दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक और कामी याग्रो, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड समझिएगा, कामी याग्रो, ठीक है, कामी याग्रो। जो ये दार्शनिक और कामी याग्रो थे, ये इन्होंने जो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, ठीक है, मतलब सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के चित्रों के आधार पर दिया था। तो इस लाइन को भी लिखिएगा, ये क्या लिखे बताए कि सौर मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के आधार पर प्रतीकों को डिसाइड किए। तो देखिए इस लाइन को समझिए और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लाइन बताए थे कि जो प्राचीन दार्शनिक और कामी याग्रो जो थे, कामी याग्रो, ठीक है, जो भारतीय दार्शनिक और कामी याग्रो जो थे, इन्होंने तत्वों के प्रतीक को सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के आधार पर दिया। तो यही लाइन में लिखा, सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के आधार पे कौन लोग दिए, दार्शनिक और कामी याग्रो जो लोग थे ये प्रतीक को दिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसमें इनको पढ़ लेते हैं। तो इधर हम लोग तत्व के नाम को लिखेंगे और इधर इनके चिन्ह या प्रतीक को लिखेंगे, प्रतीक कि उस समय कामी याग्रो और दार्शनिकों ने क्या प्रतीक बनाया। तो सबसे पहले हम लोग सोना को इन्होंने कैसे बनाया, तो इन्होंने सोना को सूर्य भगवान की संज्ञा दी। तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रतीक को बनाया। चांदी को इन्होंने कैसे बनाया, चांदी जल्दी इसको समझिए, चांदी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चांदी को चंद्रमा की आकृति से जोड़ा, ठीक है। तो ये बताया कि सोना जब कभी ऐसा चिन्ह दिखे तो उसको सोना समझिए, जब इस तरह से कोई चिन्ह दिखे तो उसको चांदी समझिए। आई होप आपको ये समझ में आया। और जल के लिए भी इन्होंने प्रतीक बना लिया था। तो जल का प्रतीक कुछ ऐसा था,
ठीक है, जल का प्रतीक ऐसा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद से जो अगला प्रतीक है वो क्या है, ताबा, ठीक है, ताबा। अब ताबा का प्रतीक इन्होंने कैसे बनाया, तो ताबा का जो प्रतीक था उसको गोला बना के, ठीक है, गोला बना के नीचे प्लस को लटका दिया, नीचे प्लस को लटका दिया। अब पारा का, ठीक है, पारा में इन्होंने जरा सा अंतर किया। क्या अंतर किया कि गोला बनाया, उसमें नीचे प्लस बनाया, ऊपर क्या किया, चंद्रमा जैसी आकृति गढ़ दी। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद से आगे हम लोग आते हैं और लोहा को समझते हैं, ठीक है। लोहा जो था, लोहा को इन्होंने क्या आकृति, क्या चिन्ह दिया, तो लोहा में क्या किया, गोला बना के ध्यान दीजिएगा, गोला बना के इन्होंने क्या किया, गोला बना के उसमें एक तीर का निशान लगा दिए इस तरह से। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से कुछ और भी थे, जैसे टीन जो था, टीन को किस आकृति का बनाया, तो ये पुराने स्टाइल में चार की तरह बना दिया। कैसे, चार की तरह बना दिया, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही इन्होंने बना दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये टीन का जो प्रतीक इस तरह था, ठीक। अब एंटी मनी में क्या था, एंटी मनी में इन्होंने कैसे प्रतीक बनाया, तो देखिए ये जो ताबा का जो प्रतीक था, तो ताबा का प्रतीक को क्या किया, उलट दिया था इन्होंने, ठीक है, ताबा के प्रतीक को इन्होंने उलट दिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और देखिए जो गंधक था, गंधक को सल्फर भी कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने जो जल था इस जल को उलट दिया था और प्लस जोड़ दिया था। बात समझ में आया। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रतीक कुछ बनाए थे प्राचीन दार्शनिकों ने। कुछ किसके आधार पे, तो सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के चित्रों के आधार पे, सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के चित्रों के आधार पे इन्होंने एक क्या बनाया, प्रतीक चिन्ह बना दिया था, तत्वों को पहचानने का आसान सा तरीका बना दिया था। लेकिन ये भी सफल नहीं रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन सामने आया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, ठीक है, तत्वों का डाल्टन प्रतीक, ठीक है, ठीक है, डाल्टन तत्वों का मतलब प्रतीक, जैसे इसको कहने का मतलब है तत्वों के डाल्टन प्रतीक, तत्वों का डाल्टन प्रतीक। तो इन्होंने क्या बनाया, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने एक गोला बना दिया, अब गोला में कुछ डिजाइने करते चले गए। तो जैसे कुछ डिजाइन क्या किए, डायरेक्ट उस तत्व के पहले अक्षर को कैपिटल लिख दिया, कुछ तत्वों के चिन्ह बनाए तो उसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, कुछ टेढ़ा तिरछा, हाँ, जैसे पाए वैसे बना के आप बोल दिए कि ये क्या है, इसके प्रतीक चिन्ह है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कुछ आगे और समझते हैं इन तत्वों को। और देखिए इन्होंने किसके आधार पे दिया था, तो ये 1808 में जॉन डाल्टन ने तत्वों को दर्शाने के लिए एक गोले के अंदर भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयोग किए, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि यह सन 1808 में, ठीक है, तत्वों को प्रतीक के रूप में लाने के लिए इन्होंने गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करके तत्व और प्रतीक मतलब बना दिए, ठीक है, तत्व और प्रतीक को बना दिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। सन 1808 में डाल्टन सामने क्या काम किया था कि एक गोला लिया, इस गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह को दर्शाए और उनके प्रतीक बना दिए, ठीक है, तत्वों के प्रतीक गढ़ दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो हम इसमें चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तत्व, ठीक है, तत्व और यहां पे उसका संकेत का मतलब प्रतीक, संकेत, ठीक है, संकेत कहिए या प्रतीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला जो तत्व होगा वह क्या होगा, प्लेटिनम, ठीक है। तो देखिए प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का इन्होंने कैसे बनाया, तो गोला बना दिया और गोला में P लिख दिया, कहा कि ये प्रतीक हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद से जो अगला बनाया वह बनाया कापर का, ठीक है, कापर, तो कापर में गोला बनाया, उसमें C लिख दिया। उसके बाद से इन्होंने अगला क्या बनाया, लेड का बनाया, ठीक है, लेड मतलब पीवी, जिसको सीसा आज की डेट में कहते हैं, इसमें लिख दिया L। उसके बाद से जो अगला बनाया इन्होंने, तो उसमें क्या लिखा, गोल्ड मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, गोल्ड माने सोना। तो ये गोला बना के इसमें G लिख दिया, ठीक है।
तो PSLG और उसके बाद से अगला जो होगा वो क्या होगा, सिल्वर। वो क्या होगा, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। सिल्वर में इन्होंने गोला बनाया और उसमें यस लिख दिया, गोला बना के यस लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और अगला जो है ये क्या है, जिंक। ये क्या है, जिंक। और जिंक के लिए इन्होंने गोला बनाया और जेड रगड़ दिया। ठीक है, तो ये बोले ये प्लेटिनम का पी, ये कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर और जिंक, इन तत्वों का क्या किया इन्होंने, प्रतीक चिन्ह उत्पत्ति कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से कुछ तत्व और बचे हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में इन्होंने क्या किया, गोला बनाया और गोला में एक बिंदु दे दिए। अब इन्होंने कार्बन का कैसे बनाया, तो कार्बन का क्या किया इन्होंने, कार्बन में एक बेहतरीन सा इस तरह से बना दिया। ठीक है, पूरा का पूरा कलर कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, जो अगला है वो क्या है, नाइट्रोजन। अगला क्या है, नाइट्रोजन में इन्होंने गोला बनाया और एक लाइन इस तरह से सीधा खींच दिया। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का इन्होंने बनाया, ऑक्सीजन का खाली गोला बनाया, केवल मतलब वो मतलब खाली गोला बना के छोड़ दिया। उसके बाद से अगला जो था फास्फोरस जो है ये इस तरह से बनाया, इसमें एक लाइन खींच के इस तरह से दे दिया डंडा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। जो अगला इसमें जो तत्व था वो कौन था, सल्फर। कौन था, सल्फर में क्या किया, गोला बनाया और इसमें प्लस का चिन्ह डाल दिया। अब बोला कि ये सल्फर का चिन्ह है। आयरन बनाया, आयरन का जो आयरन का कैसे चिन्ह बनाया, गोला बनाया, इसमें एक छोटा सा बिंदु, एक लाइन खींच के बड़ा सा बिंदु, ये इस प्रकार से इन्होंने बना दिया। और सबसे बेहतरीन जो था इसमें मरकरी को आज हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। और पारा का इन्होंने बनाया, गोला बनाया और उस गोले के अंदर देखिए डिजाइन मार दिए। इस तरह से इनको प्रतीक, ये सभी प्रतीक को क्या किए, बना दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये उस समय के बनाए हुए क्या थे, कुछ प्रतीक चिन्ह थे जो आपको ये समझ में आ गया। और जाल डाल्टन साहब ने 1808 में क्या बनाया कि एक गोले के अंदर तरह तरह के चिन्ह का प्रतिपादन करके और प्रतीक चिन्ह, तत्वों के प्रतीक चिन्ह को प्रतिपादित कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे, और अगला जो पॉइंट है इसको समझिएगा कि ये क्या है, तत्वों के आधुनिक प्रतीक। तत्वों के आधुनिक प्रतीक आधुनिक प्रतीक, ये तीसरा वाला पॉइंट है। तो इसमें दो बातें आपको समझना है। तो सबसे पहले कि इस आधुनिक प्रतीक में हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें अक्षर का पहला मतलब जो अक्षर था, प्रथम अक्षर, बड़े लेटर का प्रथम अक्षर प्रयोग में लिया। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए, ठीक है, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर का पहला अक्षर, ठीक है, कैपिटल लेटर का पहला अक्षर, ठीक है, कैपिटल लेटर का पहला अक्षर इन्होंने प्रयोग में लिया। उसके बाद से जो दूसरी बात आई तो क्या हुआ कि जब इस तरह से तत्वों को लगाते गए तो पहला अक्षर क्या हुआ, कई कई तत्वों के समान हो गए। तो जब ऐसी बात आई तो उन्होंने क्या किया कि कैपिटल लेटर मतलब देखिए क्या, उस तत्व का पहला अक्षर तो कैपिटल लेंगे, लेकिन जो दूसरा अक्षर लेंगे तो दूसरा अक्षर स्मॉल कर देंगे। तो देखिए ये उस तत्व का प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, कैपिटल लेटर का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर का परिचय। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आया।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था कि जो प्रतीक चिन्ह, जिसका वो प्रतीक चिन्ह लिख रहे हैं, उस प्रतीक चिन्ह का मतलब जो वो तत्व होगा, उस तत्व का पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा, तो उस आधार पे इन्होंने प्रतीक चिन्ह बना दिया। दूसरी बात क्या हुआ, फंसा यहाँ पे क्या, दूसरी बात कि जो जो तत्व था, उस तत्व का पहला क्या हो रहा था कि कभी कभी दोनों अक्षर दोनों के पहले अक्षर क्या होते, सेम हो जा रहे थे। तो सेम हो जाने के कारण सोचा गया कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों प्रतीक चिन्हों का समान समान मतलब अक्षर हो जा रहा है। तो दिमाग लगाया गया, तो बताया गया कि जो तत्व है उस तत्व का पहला अक्षर रहेगा, और जो मैच कर रहा है उसका दूसरा लेटर मतलब दूसरा अक्षर भी होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा, स्मॉल लेटर में होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसमें पहले, ठीक है। तो पहला ए में कुछ तत्वों को जिसका लेटर क्या होगा, मतलब अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, अंग्रेजी अक्षर का पहला, अंग्रेजी अक्षर का पहला देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अंग्रेजी अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी नाम के, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अंग्रेजी नाम के, ठीक है, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर, अंग्रेजी अक्षर की, अंग्रेजी नाम के ठीक है, अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो था वो क्या था, इन्होंने लिया, तो अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर, अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर और दूसरे छोटे अक्षर का प्रयोग किया। तो इसमें कुछ तत्व दिए गए थे, जिसमें क्या था कि इसको समझिएगा, हाइड्रोजन, क्या था, हाइड्रोजन को इन्होंने H दिया, ठीक है, नाइट्रोजन को N दिया, ऑक्सीजन वो दिया। उसके बाद से और भी सारे तत्व दिए गए, जैसे कि इसमें क्या थे, जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, आई, कार्बन, ये सभी के सभी क्या थे, पहले अक्षर पे आ गए। अब इसके बाद से अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर और दूसरे छोटे अक्षर के नाम का प्रयोग करके बनाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन क्या हो गया, Br, ठीक है, क्लोरीन Cl। उसके बाद से अगला जो पॉइंट था वो क्या था, बेरियम, Ba। उसके बाद से अगला जो पॉइंट था वो क्या था, कोबाल्ट, Co। उसके बाद से अगला पॉइंट जो था कोबाल्ट, Co। उसके बाद से आर्गन, Ar, ठीक है। उसके बाद से और भी इसमें तत्व मिलेंगे, जो कि एग्जाम्पल के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। उसके बाद से कुछ तत्व है जिनके
प्रतीक और संकेत जो हैं लैटिन नामों से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? लैटिन नामों से लिए गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो अगला और इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, इसको समझ लीजिएगा। तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इसमें जो तत्व हैं वो क्या है? वो तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, आयरन। ठीक है, ये क्या है? सोडियम को हम लोग नाइट्रियम नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाइट्रियम। ठीक है, सोडियम को नाइट्रियम। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम को क्या नाम दिया जाता है? कैलियम। क्या नाम दिया गया है? कैलियम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सोडियम जो तत्व है उसका, सोडियम का जो लैटिन नाम है नाइट्रियम, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है? कैलियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद से अगला जो है आयरन। क्या है? आयरन को क्या नाम दिया गया है? ऑरम। क्या नाम दिया गया है? ऑरम। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? अगला जो है वो है कॉपर। अगला क्या है? कॉपर को क्यूप्रम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से जो अगला पॉइंट है वो क्या है? सिल्वर को अर्जेंटम। उसके बाद से सोना जो है ये क्या है? सोना को ऑरम। देखिए यहां पे आयरन को क्या बोला जाता है? इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। सोना को क्या बोला जाता है? सोना को ऑरम, और जो आयरन होता है इसको फेरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब जो अगला है वो क्या है? लेड को क्या बोलते हैं? प्लम्बम। इसको क्या बोला जाता है? प्लम्बम। उसके बाद से टंगस्टन होता है। टंगस्टन जो होता है इसका क्या होता है? टंगस्टन को हम लोग बोलते हैं वुल्फ्रेम। क्या बोलते हैं? वुल्फ्रेम। उसके बाद से क्या होता है? टीन को क्या बोलते हैं? स्टेनम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए जो सोडियम है, सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है वो क्या है? इसको लिख लीजिए एक बार। सोडियम को Na से प्रदर्शित किया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है। पोटेशियम को K से किया गया, आयरन को Fe से किया गया जो कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया, कॉपर को Cu से जो कि एक लैटिन वर्ड है, सिल्वर को Ag से। ठीक है, सोना को Au से, लेड को Pb से। ठीक है, जो कि प्लम्बम लैटिन वर्ड से लिया गया, टंगस्टन को W से। आई होप आपको ये क्लियर हो। टीन को एसन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखे ये सभी के सभी प्रश्न। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।